आज 26 जनवरी 2025 की पल की सारी बड़ी अपडेट साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया है वोट, उसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। दोस्तों बताएंगे चुनाव के नतीजे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया है विपक्ष ने, बताएंगे किस तरीके के आंकड़े हैं दोस्तों के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट की जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बोलने से रोकने की कोशिश कर रहा था प्रशासन, लेकिन जैसे ही आंखें दिखाई गई है फैसला पलट लिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और इसके साथ में दिल्ली के चुनाव को लेकर भी सारे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, लेकिन जनता का राज तभी हो सकता है जब हम हमारे दो वाले सत्ता से बाहर जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर 26 जनवरी की बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि 26 जनवरी कब साकार हो पाएगा, कब भारत में असली में कहा जा सकता है कि भारत एक जनता के शासन वाला राज बन चुका है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी गठबंधन ने जबरदस्त तरीके का झंडा गाड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी शासित राज्य के अंदर हुए निकाय चुनाव में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था दोस्तों, और अब निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की हालत खराब कर रखी है। एक ऐसा चुनाव जहां पर लगभग हर क्षेत्र से धांधली की खबर सामने आई थी, प्रशासन पर गलत तरीके से ताकतों का इस्तेमाल करके वोटर को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने के आरोप लगे थे दोस्तों। यहां तक की बूथ कैप्चरिंग तक की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी की नेत्री की ओर से शिकायत की गई थी। कांग्रेस की विधायक फूट फूट कर रो रही थी और बता रही थी कि कैसे उनके सामने ही बूथ कैप्चरिंग की गई है और प्रशासन के लोग पूरे चुनाव को अपने तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए अपने तरीके से रिजल्ट लाने पर जुटे हुए हैं और ईवीएम पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों अब लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े होने के बावजूद उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके की वापसी की है। जो जानकारी उसके अनुसार चमोली के नगर पंचायत नंदानगर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बीना रौतेला ने अध्यक्ष के पोस्ट पर चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार को 183 वोट से चुनाव में शिकस्त दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में अल्मोड़ा के 5 निकायों में से 3 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, बाकी 2 बीजेपी को मिली है दोस्तों। इसी के साथ में भगवानपुर नगर पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। इसी के साथ में अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी के भतीजे ने अपनी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और चाची को चुनाव में शिकस्त दी है दोस्तों। 448 वोट से चुनाव हराया है। इसी के साथ में पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय ने परचम लहराया है दोस्तों। जगह जगह पर निर्दलीयों ने भी झंडा गाड़कर भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। आपको बता दें कि लोग बीजेपी के सिवा दूसरों को वोट देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय लोगों के सबसे फेवरेट रहे हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जैसे ही चुनाव हारा दोस्तों, वैसे ही हंगामा करने लगे बीजेपी के लोग और दोबारा से मतगणना कराने की मांग करने लगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों सारी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन जिस तरीके से जनता ने रिजल्ट दिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश इतना ज्यादा है कि वोट को चाहे कितना भी कन्वर्ट कर लो, बेशक हारी हुई सीट प्रशासन के लोग बीजेपी को जिता दे, फिर भी जिस तरीके के नतीजे आए हैं दोस्तों, जनता में आक्रोश के साफ संकेत मिलने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड भी दिल्ली के मतदाताओं को एक बड़ा मैसेज भेज रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, तो क्या ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में सही से नहीं चल पा रही है, लोगों को न्याय नहीं दिलवा पा रही है, तो दिल्ली में भी उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करें? आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखा जुटाएगा। साथ राहुल गांधी जय बापू जय भीम यात्रा करने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी को प्रशासन ने कहा था कि आप राजनीतिक बयान नहीं देंगे, भाषण नहीं देंगे। 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी को भाषण देने से रोका जा रहा था दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि ये शर्त तो कभी नहीं मानेंगे कि राहुल गांधी आए, भाषण दे और राजनीतिक भाषण ना हो। क्या देश में आप बोलने का अधिकार भी लोगों को नहीं है? क्या नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते? क्या उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है? इसके बाद प्रशासन के लोग डर गए कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा आंदोलन ना कर दे, तो इसके बाद प्रशासन ने उस शर्त को हटा ली है दोस्तों, जो एकदम वाहियात शर्त लगाई गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि कभी प्रशासन को हिम्मत जुटानी चाहिए और नरेंद्र मोदी को आदेश देना चाहिए कि वो कोई राजनीतिक बयान ना दे, जबकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी नॉन पॉलिटिकल बयान देते ही नहीं है, यहां तक कि बच्चों को भी संबोधित करते हुए राजनीतिक भाषण जरूर देते हैं। तो प्रशासन के लोगों को पहले प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक भाषण देने से रोकना चाहिए और उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी और विपक्ष के लोगों को लेकर कोई नोटिस जारी करनी चाहिए। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में इंडिया गठबंधन की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने फैसला लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। दिल्ली के चुनाव में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हनुमान बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए मैदान में उतार दिया है दोस्तों। उन्होंने आगे कहा है कि हम पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, यहां तक कि हनुमान बेनीवाल खुद भी आम आदमी पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी अलग अलग पार्टियों से लगातार सपोर्ट दिल्ली में जुटा रही है। साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बार बार अपनी सभाओं को कैंसिल किया है दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण था कि राहुल गांधी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया कि 27 तारीख से पार्टी के नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे दोस्तों। राहुल गांधी की 3 सभाएं रखी गई है। पहली 28 तारीख को मटिया महल में उनकी रैली होगी दोस्तों, 29 तारीख को सीमापुरी में होगी और इसके बाद 30 तारीख को बादली में उनकी सभा होने वाली है। कांग्रेस पार्टी अब मोमेंटम गेन करने के लिए राहुल गांधी को भी मैदान में उतार रही है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र में फिर से मनोज जरांगे पाटिल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मराठों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए उन्होंने फिर से अनशन करने का फैसला लिया है, लेकिन चुनाव से पहले जैसे उन्होंने पलटी मारी थी दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने से मना कर दिया, तो इसके बाद उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई भी मराठा समाज का व्यक्ति उनके साथ में आकर खड़ा होगा। सबको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, चुनाव तक बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर देते हैं, बल्कि बीजेपी का विरोध करने से बचते हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने खुद के उम्मीदवार तक नहीं उतारे थे दोस्तों, इसलिए सब समझ गए हैं
कि इनका काम कुछ नहीं है, केवल दूसरों को मूर्ख बनाने मात्र का है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक में एक बार फिर से क्या मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी, चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। कारण यह है कि सिद्धरमैया ने कुछ इशारा कर दिया है। सिद्धरमैया ने पहली बार स्वीकार किया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके बीच में सत्ता के ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बदलाव पर अंतिम निर्णय कांग्रेस पार्टी के आला कमान के द्वारा लिया जाएगा। यह टिप्पणी सिद्धरमैया ने पिछले बयानों के एक महत्वपूर्ण बदलाव को संकेत देते हुए दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि सिद्धरमैया को टारगेट किया जा रहा है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मूडा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और अंदेशा जताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। उनको जेल के सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है, जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हुआ था। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सही समय है कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदलने का ताकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो जाए और जिस तरीके से डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही फूट पड़ी हुई है, तो कर्नाटक में सरकार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अस्थिरता बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी और संगठन के साथ साथ सरकार भी स्थिर है, आराम से 5 साल चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जेडीएस पार्टी खुद बिखरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और वैसे भी वोकालिका समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वोकालिका समुदाय का एक बड़ा वोट डीके शिव कुमार के साथ में आ सकता है और जेडीएस पार्टी के आने वाले दिनों में आप देखेंगे उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी क्योंकि वोकालिका समुदाय को पहली बार अपना मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से मिलेगा, तो पूरा का पूरा समुदाय डीके शिव कुमार के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। उसको फिर जेडीएस पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा दोस्तों। राज्य में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबले का मतलब आने वाले कितने भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाकुंभ मेला परिसर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संतों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया दोस्तों। इस प्रस्ताव में हिंदुओं को कहा गया कि वो 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और जो दूसरा कहा गया है वो ये कि मंदिर के ऊपर से कंट्रोल हटना चाहिए, सरकारी कंट्रोल हटना चाहिए। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो ये बैठक बुलाई गई है इसमें कहीं भी सनातन बोर्ड बनाने की बात नहीं की गई, लेकिन इससे पहले एक और बैठक हुई थी संतों की बैठक जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई थी। कुल मिलाकर आरएसएस के बैठक में अलग फैसला लिया जा रहा है और दूसरा संतों के बैठक में अलग फैसला लिया जा रहा है दोस्तों। कई मामले पर आपस में भेदभाव है, आपस में मतभेद है और यही आने वाले दिनों के राजनीति की ओर संकेत करता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में खुद उलझने वाली है बुरी तरीके से, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दी है दोस्तों। इसमें आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही थी, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर नया विवाद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में पनप चुका है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चक्कर भी लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी से पूरे मामले पर माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है दोस्तों। केजरीवाल के साथ में अन्य नेताओं की भी तस्वीर लगाई गई है। इसमें अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगा भारी। इसमें जो तस्वीरें लगाई गई है दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लगाई गई है, यानी भाजपाइयों के बीच में राहुल गांधी की तस्वीर क्या कर रही है एक बड़ा सवाल है। इसीलिए आम आदमी पार्टी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो राहुल गांधी को लेकर इस तरीके का विवादित पोस्ट करेंगे, तो उसके बाद उम्मीद ये नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी फिर आम आदमी पार्टी पर पलटवार नहीं करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में संघर्ष चल रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तस्वीर डालने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और एग्रेसिव हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों को एक दूसरे पर हमला करने से बचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को कुछ एक सीटों पर केवल फोकस करना चाहिए जैसा वो कर भी रहे हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों इस पोस्टर के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की, जहां पर कांग्रेस पार्टी के गिरीश चुफाल चुनाव जीते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने शिकस्त दी है। बीजेपी का नेता तीसरे नंबर पर रहा है। डीडी हाट नगर पालिका के अंदर भी इसी तरीके का सूखा खत्म हुआ है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के चुनाव में कई सीटों पर अपना सूखा खत्म किया है, जहां पर पार्टी को कई दशकों से जीत नहीं मिली थी, वहां पर जीत हासिल की है। ऐसे ही डीडी हाट के नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है दोस्तों। वहीं पर अमित शाह दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में आकर कहने लगे कि केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा है, कुंभ में डुबकी लगाए पाप कट जाएंगे दिल्ली। भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करते हुए अमित शाह ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि कल अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 3 लॉन्च कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजना है जैसे फ्री बिजली पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना प्लीज। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान है और क्या विजन है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में अमित शाह विफल रहे हैं और अब उनका क्या प्लान है ये भी बताना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ की है दोस्तों। पक्षपात से भरा है उनका रुख। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के हाल के विधानसभा चुनावों को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं पर आयोग का रुख आश्चर्यजनक और पक्षपातपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि भले ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 वर्षों में भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार क्षरण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारा निर्वाचन आयोग और हमारा संसदीय लोकतंत्र व्यापक संदेह के बावजूद दशकों से निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्व स्तर पर अनुकरण के लिए आदर्श बन गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्राप्ति और पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय हमारे नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण का प्रतीक है। खड़गे 25 जनवरी 2025 वोटर डे के मौके पर चुनाव और पूरी संस्थान पर सवाल खड़ा
करते हुए खुद भी नजर आए दोस्तों। कुल मिलाकर जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ में अमित शाह बोलते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के अंतर्गत है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर इसके बारे में बता रहे थे कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया है कि क्राइम रेट कांस्टेंट है, एक बराबर है। कुल मिलाकर दोस्तों ये पहली बार सुनने को मिला है कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर दिल्ली के कानून व्यवस्था को संभालता है और उसकी जिम्मेदारी होती है। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जिनके पास दिल्ली का केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई भी क्राइम से जुड़ा मामला सामने ना आए और क्राइम को कंट्रोल किया जाए, मिनिमम क्राइम हो पूरे दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। दिन दहाड़े कई सारी हत्याओं की खबर सामने आ रही है, यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में शूट आउट होते हैं, गैंग वॉर होते हैं और अमित शाह के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। तो बता रहे हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर आकर इसका जवाब देंगे। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अमित शाह को यह भी नहीं पता कि म्युनिसिपल कमिश्नर के पास दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है कानून व्यवस्था की, बल्कि दिल्ली के कमिश्नर के पास जिम्मेदारी होती है, पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है, ना कि म्युनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को भी इतना नहीं पता कि म्युनिसिपल कमिश्नर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं देखता है। दिल्ली की सड़क पर हर दिन बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट हो रही है, लेकिन अमित शाह अभी तक नींद से नहीं जागे हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी टीम में दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके हाथ में है। दिल्ली वालों, बीजेपी को इस बदहाल कानून व्यवस्था का जवाब 5 फरवरी को झाड़ू पर बटन दबाकर देना। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्यों अमित शाह को यह नहीं पता कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके हाथ में? अगर आप भी मानते हैं कि अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है तो वो कानून व्यवस्था क्या संभालते होंगे, मीटिंग क्या लेते होंगे? साथ साथ छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी रविवार को प्रत्याशियों का ऐलान आज कर सकती है। रायपुर में कांग्रेस भवन में पार्टी की बड़ी बैठक चल रही थी दोस्तों और इस दौरान फैसला लिया गया है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के राजीव भवन में बैठक हुई। पीसीसी के चीफ दीपक बैज मौजूद रहे, उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। दोस्तों देखते हैं आज किस चीज को मैदान में उतारा जाता है। साथ साथ अब बिहार के चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी का रुख हो गया है दोस्तों। जैसे ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मतदान हो जाएंगे, यानी फरवरी में जब 5 तारीख को वोट डल जाएंगे, उसके बाद 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव की तरफ फोकस करने लगेंगे दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को बीजेपी ने एक दौरा प्रस्तावित किया है। इसमें जनता दल यूनाइटेड के लोग भी मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि इस दौरे के दौरान एक रैली को भी संबोधित किया जाए। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव की तरफ अब बीजेपी के लोग शिफ्ट करेंगे दिल्ली के चुनाव के बाद। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने कहा है कि 24 तारीख को रैली प्रस्तावित की गई है और नरेंद्र मोदी की इस रैली के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि तेजस्वी यादव क्योंकि पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं और यही बीजेपी के लोगों को सबसे ज्यादा डरा रहा है, इसीलिए दिल्ली के चुनाव खत्म होते ही कुछ ही दिनों में नरेंद्र मोदी से प्रचार कराने का दौर शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में इस साल अक्टूबर के आसपास चुनाव होने वाले दोस्तों और चुनाव की तैयारी 6 महीने पहले से चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था वो सब जुमला निकला है। बिहार की जनता ने देखा है कि उनको किस तरीके से धोखा दिया गया है। वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बातें 2013 से ही कर रहे हैं, लेकिन केवल माला जप रहे हैं, हकीकत तो कोई भी धरातल पर नहीं हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने नरेंद्र मोदी के इस दौरे को तेजस्वी यादव की रैलियों का डर बताया है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ क्या मिल्कीपुर चुनाव जो 5 तारीख को होने वाला है उसके लिए भी प्रशासन का गलत दुरुपयोग करके और अब प्रधानों को भी अपने साथ में लाकर पैसा ऐसा खिलाकर चुनाव को पलटने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया, उन्होंने बताया कि अभी से ग्राम प्रधानों को धमकी दी जा रही है, विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं ताकि वे समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार न कर सके। लेकिन भाजपा की एक चाल भी कामयाब नहीं हो सकेगी। जनता ने समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर के उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा करने का मन बना लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जानबूझकर ये पूरे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और इससे क्या कोई फायदा भी मिलेगा? साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्डा अचानक से चुनाव में अब सक्रिय हो गए हैं। राघव चड्डा ने बड़ी जानकारी देते बताया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को डराया जा रहा है दोस्तों, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं होने देंगे और उन्होंने आगे कहा है कि अगर डराने का प्रयास किया गया तो पार्टी विरोध करेगी और धरना देने के लिए खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर भी पहुंच गए हैं। कई सारे कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया गया। साथ साथ दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कटाक्ष नारों और वन लाइनर और एआई से बने मीम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठा पार्टी, गाली गलौज पार्टी कहा है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को घोषणा मंत्री नरेंद्र मोदी कहकर वाक युद्ध छेड़ रहे हैं दोस्तों। केजरीवाल को मोदी का छोटा रिचार्ज बताकर ओवैसी भी लड़ाई में मैदान में उतर चुके हैं। सबके द्वारा एक एक छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, रिटोरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे पर निशाना साधने के लिए, जिससे तलखियां और ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह था कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में अन्य पार्टी के नेता प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई जवाब नहीं दिया है दोस्तों। हाईकमान बेरुखी के साथ क्यों दिल्ली का चुनाव लड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी दिल्ली के वोटर्स तक नहीं पहुंच रही है, ना ही सभा कोई कर रही थी। हालांकि बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। इनका केवल एक उद्देश्य है कि जैसे तैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए। हालांकि कई सारे कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता जो चाहते हैं कि बड़े बड़े नेता प्रचार
करे, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा नेता मैदान में नहीं उतरा है दोस्तों। और 5 तारीख को तो वोट डाले जाएंगे, अब 10 दिन का समय भी नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली में कौन कौन से कांग्रेस पार्टी के नेता उतरेंगे और प्रचार करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। या कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से इग्नोर करती चली जाएगी। साथ साथ उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दे दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में शादी, तलाक और अन्य सामाजिक नियमों में बदलाव हो सकते हैं। सरकार का यह कदम नागरिकों का समान अधिकार के उद्देश्य से उठाया गया फैसला है, ताकि धर्म और जाति से पड़े सभी को समान न्याय और सुविधा मिल सके। राज्य सरकार ने इस पर पहले ही व्यापक विचार विमर्श किया है। इसे लागू करने के लिए सभी विधिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है दोस्तों। यूसीसी लागू होने के बाद नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेगा। अब ये मीठी मीठी बातें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कही जा रही है दोस्तों, लेकिन क्या ये जानबूझकर एक ऐसा कानून लाया गया है जिससे अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया जाए, उनके पर्सनल मैटर में हस्तक्षेप किया जाए, जो उनका निजी जीवन है, चाहे विवाह हो या फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, ये सारे के सारे लॉ चेंज हो जाएंगे यूसीसी आने के बाद। तो इसका मतलब इस पर विवाद होना लाजमी है दोस्तों। देखते हैं 27 तारीख को जब ये बिल लागू किया जाएगा, कानून लागू किया जाएगा, तो इसके बाद उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, संगठन किस तरीके से इस पर अपनी राय रखता है दोस्तों। और क्या देश भर के अंदर कोई बड़ा आंदोलन लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि यूसीसी अगर एक प्रदेश में आ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसी का कॉपी करके अन्य राज्यों में सीधे सीधे लागू करना शुरू कर देगी, बिना किसी ज्यादा चर्चा वर्चा कराए हुए। साथ झारखंड के मुस्लिम मंत्री इरफान अंसारी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी प्रयागराज जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुस्लिम मंत्री इरफान अंसारी ने महाकुंभ को लेकर बयान देते हुए कहा है कि वो महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएंगे, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके उन्होंने ये बातें कही है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार को धार दे रही है। ऐसे में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जैतपुर इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रभावशाली जनसभा आयोजित की है दोस्तों, जिसमें बिहार के सांसद पप्पू यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। पप्पू यादव ने जनसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन भड़ाना के पक्ष में वोट मांगा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए समोसे के दुकान पर लोगों से बात करते हुए कहा है कि ये लोग केवल जनता को बांटने की राजनीति करते हैं, इसीलिए जरूरी है कि अब राज्य में, दिल्ली राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, ताकि 15 साल जो पहले कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार होती थी, जिसमें विकास हुआ था, उसी विकास को वापस से कंटिन्यू किया जाए। साथ दोस्तों पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर भड़की हुई है कि फागवाड़ा के म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के मेयर पद के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 22 पार्षदों का समर्थन है, यानी यहाँ पर आराम से कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बना सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कि पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी ने पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए उनको हिमाचल प्रदेश भेज दिया था दोस्तों। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि बीते दिन चुनाव होंगे, लेकिन अभी तक चुनाव आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने नहीं कराया है। ऐसा लग रहा है कि मेयर के इलेक्शन को दिल पर लेकर अपना मेयर बनाने के जद्दोजहद में सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि मेयर चुनाव करा दिए जाएंगे और उनके सारे पार्षद वोट डालकर कांग्रेस पार्टी के मेयर को चुन लेंगे, लेकिन अभी तक चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं किया गया दोस्तों। साफ तौर पर जानबूझकर डिले किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी जो राजनीति को साफ करने के लिए आए थे, उनको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, वरना उनके छवि को नुकसान पहुंचता है। जो वो राजनीति बदलने के लिए आए हैं, इस तरीके की बातें करते थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ दिल्ली के चुनाव में आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नरेंद्र मोदी का फोटो इस्तेमाल नहीं कर रही है। पूरा चुनाव बीजेपी अपने स्थानीय नेतृत्व में लड़ रही है दोस्तों। इससे पहले बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव को मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव बना दिया था। इसके बाद 2013-15 हर जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीच में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसीलिए अब नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बीजेपी के प्रचार से दूर रखा जा रहा है, बल्कि बीजेपी का केवल कमल चुनाव चिन्ह को प्रमोट किया जा रहा है और संगठन के स्तर पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और ये स्ट्रेटजी बदलना कोई काम आएगा? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव अभी तक बीजेपी की राजनीति में देखने को मिल रहा है, उनके स्ट्रेटजी में देखने को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर टाइप करके बताइएगा दोस्तों। साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले और सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए गुजरात पुलिस की SRPF की 8 टुकड़ियों को भेजने के आदेश पर सवाल खड़ा किया है दोस्तों। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि गुजरात पुलिस का यह आदेश पढ़िए, दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है, ये क्या चल रहा है? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पुलिस का आदेश शेयर कर चुनाव आयोग के समझ पर सवाल उठाए हैं दोस्तों। ये परिपत्र 9 जनवरी 2025 का है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पूछे गए सवाल पर अब तक कोई जवाब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नहीं दिया है, लेकिन सवाल काफी बड़े हैं, काफी गंभीर है। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस खेहर का परिचय इस पद पर पहुंचे पहले सिख के तौर पर हुआ है और साथ ही दोस्तों उन्होंने कई सारे फैसले लिए थे। उन्होंने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था और NJAC को रद्द करने का भी उन्हीं का फैसला था। कुल मिलाकर दोस्तों ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करने, रद्द करने और उसके खिलाफ कानून बनाने के लिए
सरकार से बोलने वाले जज को पद्म विभूषण दिया गया है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये उनके मेरिट पर दिया गया है दोस्तों, या फिर सरकारी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए दिया गया है? कुल मिलाकर कई सारे जज होते हैं जिनके सरकार के तौर पर एजेंडे को आगे बढ़ाने के उन पर आरोप लगते हैं दोस्तों। हालांकि एनजेएसी का जो फैसला उन्होंने लिया था बीजेपी सरकार के खिलाफ ही लिया था, तो उनका कार्यकाल एकदम मिक्सअप वाला रहा था। तो कहा नहीं जा सकता कि ये अवार्ड उनको ट्रिपल तलाक कानून पर उनके फैसले को लेकर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? पूरे मामले पर लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा और उसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट्स हो, जो दावे हो, वो जरूर लिखिएगा ताकि आपकी बातों में कितना दम है इससे पता चल सके। शासक वाईएसआर सीपी के नेता विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। धीरे धीरे करके जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का खात्मा होता चला जा रहा है दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि खबर आ जाए कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी खत्म हो गई है, पूरी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त होते चले जा रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट किया था जब वो पीक पर थे, जब अच्छे खासे उनके सीट थे, तो ये हश्र तो होना ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा, टाइप करके जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत धन्यवाद।